हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी 2023 में जनवरी में सीटेट के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम सारे सब्जेक्ट्स का पर डे एनालिसिस देखते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीटेट। आने वाली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? आपको चूज़ करना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है दादा आया है की जगह दादाजी आए हैं कहना चाहिए, या फिर आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए, आप ऐसा कहेंगे स्टूडेंट को, या फिर आप कहेंगे कि अच्छा उसके दादाजी आए हैं, या फिर बच्चे आप सही वाक्य नहीं बोल रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट्स को ऐसा बोलेंगे। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अच्छा उसके दादाजी आए हैं। अगर टीचर ऐसा बोलेंगे ना तो स्टूडेंट्स को खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा मैंने कुछ गलत बोला है, मैंने भी इसी तरह की तरीके से बोलना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, या फिर इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, या फिर ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एकल अभिभावक वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते समय इस तथ्य को हमेशा साइड में रखना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, और उन बच्चों को भी ऐसे बच्चों के साथ ऐसे बच्चों को भी अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब क्लासरूम में इक्वालिटी होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों को देनी है, सबको एक साथ लेकर पढ़ाना। चाहे बच्चे के जो माता पिता हैं, चाहे एकल अभिभावक हों, चाहे बच्चे पिछड़े वर्ग से आए हों, चाहे कोई भी कंडीशन हो, बट आपने पढ़ाते हुए सबको इक्वालिटी से पढ़ाना है। ठीक है, एज अ टीचर आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात कही गई है एनसीएफ 2005 में। फ्रेंड्स, मैं पर डे आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहती हूँ, क्योंकि रिपीटेडली जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना इस बार, उन्हें मैं आपको बताती हूँ और आप उन्हें ज़रूर पढ़ लेना। जैसे एक टॉपिक है एनसीएफ 2005, दूसरा है एनईपी 2020, तीसरा है निपुण भारत। देखिए फ्रेंड्स, इस बार एक नया टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है, निपुण भारत। इससे पहले तक जब सीटेट हुआ था ना, तब इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन नहीं बनते थे, बट इस बार बन रहे हैं। इसीलिए मैंने 5 या 6 डेज पहले एक वीडियो डाली है निपुण भारत के ऊपर। तो वो लगभग 2500 बच्चों ने देख ली है। आप भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। उस टॉपिक से ना इस बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो एक क्वेश्चन बनेगा या 2 बनेंगे, जितने भी बनेंगे, बट वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अगर आपको उस वीडियो की लिंक नहीं मिलती है तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम थ्योरी डिटेल में नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए, या फिर शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं, या फिर अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करेगा, या फिर समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपके साथ टैग वर्ड्स का पीडीएफ शेयर किया था और टैग वर्ड्स के ऊपर एक वीडियो भी बनाई है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखिए तो उसे ज़रूर देखिए। वो आपको पेडागोजी सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी। ठीक है, जैसे अब ऑप्शन सी में देखिए लिखा है ना केवल। मैंने टैग वर्ड्स में बताया था जहाँ भी ऑप्शन मिल जाए, मात्र, केवल या फिर सिर्फ, तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, और ऐसे ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर, गलत होंगे, यानी कि ऑप्शन बाहर हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो इस तरह से एलिमिनेशन के थ्रू आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। अब आपको बताना है कि किसके अतिरिक्त अन्य सभी जो है सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देंगे। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करना, ये तो ठीक ही है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी ठीक है। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेते रहना, यही यहाँ पर नेगेटिव है और यही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नेगेटिव गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डैश के समान है, तो वह किसके किसके समान है? सीखने का आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, सीखने के रूप में आकलन है, या फिर सीखना और आकलन है। देखिए फ्रेंड्स, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं। सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के रूप में आकलन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, जो बच्चा खुद करता है अपना। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट जैसी चीज़ तो कोई है ही नहीं। यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि कोई खुद अपना आकलन कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो ये तो हो गया बाहर, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो गया हमारा बाहर। अब यहाँ पर आकलन और सीखना, देखिए आकलन तो हो रहा है बट सीखना थोड़ी हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। अब बच्चे हमारे पास दो ऑप्शन, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन। देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको करवाए थे। सीखने का आकलन होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे हम कहते हैं ऐसे। ये आकलन ना अंत में किया जाता है, ठीक है। और सीखने के लिए आकलन होता है FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन। ये जो है ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस किया जाता है, पढ़ने के दौरान, ठीक है। बट जो ऐसे होता है वो साल में एक बार होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि बच्चा पास है या फिर फेल है, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। एक बावर्ची है, खाना पकाते समय खाने को चख रहा है। देखिए खाना पका नहीं है। अगर क्वेश्चन ये लिखा होता कि खाना पक गया है और उसके बाद वो खाने को चख रहा है, तब तो हो जाता ऐसे, यानी कि सीखने का आकलन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, बावर्ची खाना पकाते समय, खाना अभी पका रहा है, पूरी तरह से नहीं पका है, तो पकाते समय जो आकलन होगा वो सीखने के लिए आकलन है, क्योंकि अभी खाना और पकेगा चखने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन। इसमें यही होता है पढ़ाई में भी कि ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाते समय जो आकलन किया जाता है उसे बोलते हैं सीखने के लिए आकलन, ठीक है। आई होप अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आकलन है ना FA और SA, इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं इस बार CTET में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। अक्षमता स्थापित करने से पहले विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, या पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग करना चाहिए, या फिर वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। देखिए ये तो वैसे ही बाहर हो गया। मैंने आपको टैग वर्ड्स में बताया था, कहीं भी अगर बच्चे को अलग किया जा रहा है या डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, कैटेगरी में डिवाइड किया जा रहा है, सेग्रीगेट किया जा रहा है, या फिर बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना की जा रही है, तो ये सब होते हैं आपके नेगेटिव टैग वर्ड। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की जो मातृभाषा है उसका ज़रूर मूल्यांकन करना चाहिए, बिकॉज़ जो मातृभाषा होती है इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये वैसे भी महत्व दिया जाता है नॉर्मली भी, और अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो NCF 2005 और NEP 2020 भी कहती है कि बच्चों की जो मातृभाषा है उसको एक्सेप्ट करिए और उसको पकड़ करके, उसको बेस बना करके आप बच्चे को सेकंड लैंग्वेज सिखाइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। टेलीग्राम चैनल पर मैंने बहुत सारे आपके साथ नोट्स शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने अभी तक भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी कर लीजिएगा।
बिकॉज़ वहाँ पर आपको नोट्स मिलते रहते हैं, मैं आपके साथ PDF शेयर करती रहती हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप में से कोई सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं और वो मैथ्स प्लस साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स साइंस में जो न्यूमेरिकल बने हैं आज तक, वो सारे मैंने सॉल्व करके एक PDF बनाई है और PDF टेलीग्राम पर शेयर की हुई है। ठीक है, उस PDF को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में ना जो साइंस का पेपर होता है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल रहता है, हमेशा। ठीक है, और वो एक क्वेश्चन जो है ना उसमें भी मोस्टली जो क्वेश्चन रहता है वो एवरेज स्पीड से रहता है, औसत चाल से। तो आप उस PDF को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आज से पहले भी पूछे गए हैं, वो सारे इंक्लूड किए हैं मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षण की शिक्षक शैली, शिक्षक की शिक्षण शैली के अतिरिक्त नहीं। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, या फिर शैशवकाल के समय दिमागी बुखार। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है डैश के अतिरिक्त, इसको छोड़ करके बाकी सभी जो हैं अधिगम अक्षमता का कारण हो सकते हैं। ठीक है, बट जो शिक्षक की शिक्षण शैली है इससे जो है कभी भी अधिगम अक्षमता पैदा नहीं हो सकती, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं इन्हें भी आप ज़रूर पढ़ के जाना फ्रेंड्स। मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो अधिगम अक्षमताएं होती हैं, अब आप कहेंगे ये क्या होती हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, अफेजिया, डिसफेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, अमनेसिया, सोलालोक, ऑटिज्म, ADHD, ये जितने भी हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे क्या होते हैं, अधिगम अक्षमताएं होती हैं। मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है अप्रॉक्स 10 मिनट की, उसमें आपको ये सारे करवाए हैं फ्रेंड्स, उसे आप ज़रूर देख के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में बनना ही बनना है, और वो भी हर शिफ्ट में। ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया क्या होता है, जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया होता है जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सारे करवाए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन देख लेंगे। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। या फिर गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, मतलब बाहर निकालना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे इस बार ना सीटेट में बहुत लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए आपको टाइम को मैनेज करते हुए चलना है स्टार्टिंग से। आप सबसे पहले जो भी सेक्शन सॉल्व करेंगे ना फ्रेंड्स, आप टाइम को एकदम मैनेज करते हुए चलिए, क्योंकि आप जानते हैं 150 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 150 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। तो हर पेपर में आपको 30 मिनट मिलते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये मानकर चलिए कि 30 मिनट में आपने एक सेक्शन को कंप्लीट करना ही करना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है आपके लिए टाइम कम बचे। इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है टाइम टेकिंग है, आपको टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होते रहेगा ना, आप प्लीज़ इस चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी 7 जनवरी तक ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप अपना जो भी फीडबैक होगा इस चैनल के साथ शेयर कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आए होंगे आप वहाँ जितने भी आपको याद रहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इससे आने वाली शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो वो है फ्रेंड्स एल्बर्ट बेंड्यूरा।
ठीक है, बेंड्यूरा की थ्योरी मैंने आपको करवाई थी। इनकी थ्योरी किस नाम से है? SLT, सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी करवाया है। तो उसी से ये प्रूफ हुआ था कि जो बच्चे हैं वो फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्बर्ट बेंड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन ए, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। नेक्स्ट, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित। नेक्स्ट है, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। ऑप्शन 4 है, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक केंद्रित करना। यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ लेवल बोलते हैं इसको, ठीक है, IQ परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। ऑप्शन सी है, एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। या फिर शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप में अच्छे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुद्धि लब्धांक है ना IQ, आप IQ टेबल भी देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें होता है ना हायर कैटेगरी में कौन है, हाई बुद्धि लब्धि किसकी है, सुपीरियर कौन है, गिफ्टेड बच्चा कौन सा है, और जनरल कैटेगरी में कितने से कितनी बुद्धि लब्धि के बच्चे आते हैं IQ लेवल। तो ये जो IQ टेबल है मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर की हुई थी, वहाँ पर आपने देखा होगा। वो टेबल आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और साथ ही IQ से रिलेटेड कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। IQ का पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया, IQ का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, सबसे पहले बुद्धि के बारे में बात किसने करी। तो ये कुछ 7 या 8 क्वेश्चन हैं IQ को लेकर के। उसकी PDF भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो भी आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और आप मुझे, आपका होमवर्क है आज का कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो में भी आपको समझाया था, तो अब आप मुझे बताएंगे IQ का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। यह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है। अब बताइए, बच्चों के सामने जूस के 2 बर्तन रखे, ठीक है, एक लंबा रख दिया एक चौड़ा रख दिया। अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि जो लंबा वाला गिलास है इसमें ज़्यादा जूस है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि अगर शेप चेंज भी कर देंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, ये बच्चों को पता नहीं है। तो आपको बताना है बच्चों में किस चीज़ की कठिनाई है, तो बच्चों में क्या है, विकेंद्रीकरण है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा है पियाजे से, और आप जानते हैं सीटेट के पेपर में 3 साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते हैं, पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग। इनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है और बन ही रहा है। मैंने सारे जितने भी अभी तक ये पेपर हो रहे हैं एनालिसिस देखा है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स बताते हैं, तो वहाँ पर पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोहलबर्ग हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। जैसे अभी ये क्वेश्चन है, पियाजे का नाम नहीं दिया है बट ये पियाजे की थियोरी से ही पूछा गया है। ठीक है, तो पियाजे की जो थियोरी है मैंने आपको करवाई है। बेसिकली इन्होंने जो विकास के 4 स्टेप दिए थे ना, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी इसी से है। SPCF करके मैंने आपको याद करवाया था, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो फ्रेंड्स इन चारों में सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, अभी हम ज़्यादा थ्योरी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं अभी भी, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए, मैं सेम टाइम उसके ऊपर टॉपिक का वीडियो बना करके लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गैग्रे निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स जो गैग्रे हैं वो अधिगम का श्रेणी क्रम, ठीक है, ऑप्शन ए इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो प्रेरक। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे। व्यवहार में आने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सीखना, अभ्यास के कारण जो होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, देखिए फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा मैस्लो का मांग सिद्धांत करके। मांग सिद्धांत मतलब आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, नीड थ्योरी भी इसको बोला जाता है, ये भी मैंने आपको करवाई थी। तो इसको बोला जाता है नीड थ्योरी, आवश्यकता का सिद्धांत या फिर मांग सिद्धांत। ठीक है, आप याद रखेंगे। इन्होंने 6 लेवल बताए थे, आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा फ्रेंड्स, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने जो लेवल बताए थे ना, सबसे पहला था शारीरिक या जैविक मांग, सुरक्षा की मांग, सामाजिक मांग, आत्मसम्मान की मांग, आत्मसिद्धि की मांग। ठीक है, तो ये 5 बताए हुए हैं मैस्लो ने, ये मांग सिद्धांत के अंदर आते हैं। तो इसे आप थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब सही करेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुत्ता, कुत्ते पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। आपको ध्यान होगा उसके गले में घंटी बांधी हुई थी, है ना, भोजन आता था, लार टपकती थी, वही वाला प्रयोग किसने किया था? पावलोव ने किया था, तो वही पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने के वक्र, लर्निंग कर्व्स, सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं सीखने की प्रगति के सूचक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों की आयु, वैयक्तिक विभिन्नता, या विषय वस्तु। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना मल्टीपल ऑप्शंस ऐसे हैं जो सही हैं, बट आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं विद्यार्थियों की आयु भी ज़रूरी होती है, बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ना। बट यहाँ पर इससे भी अप्रोप्रिएट आंसर हमको मिल रहा है ऑप्शन सी, वैयक्तिक विभिन्नता, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चे के अंदर क्या होता है? डिफरेंस पाए जाते हैं। इवन ट्विंस भी होते हैं ना, 2 ट्विंस होते हैं, उनमें भी डिसिमिलैरिटी कुछ ना कुछ होती ही है, कुछ ना कुछ भिन्नता पाई ही जाती है। ठीक है, इसीलिए 100% कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो वैयक्तिक विभिन्नता होना स्वाभाविक है, इसलिए इसका ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, या सृजनशीलतावाद? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सृजनशीलतावाद। अब देखिए इससे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था 27 या फिर 28 जनवरी को सीटेट के पेपर 2 में। ठीक है, ये आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से, ये पूछा ही गया है, मुझे भी किसी स्टूडेंट ने बताया था फ्रेंड्स। पेपर 2 में 27 या 28 को एक क्वेश्चन पूछा गया था सृजनशीलता के ऊपर, यानी कि क्रिएटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि क्रिएटिविटी के लक्षण निम्न में से कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है जो क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी इसके जो हैं 4 लक्षण होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फ्लुएंसी, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा ओरिजिनलिटी, एंड चौथा इलेबोरेशन। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लें, इसलिए मैंने ये आपको एक्स्ट्रा में बता दिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प करेगी आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स जो अपकमिंग सीटेट आएगा उसकी प्रिपरेशन हम आराम से करने वाले हैं, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।